बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस खबर के साथ हाजिर खिदमत हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और ये मुज़ाकरात जो हैं ये जो हमारे इंटेलिजेंस अदारे हैं दोनों ममालिक के उनके दरमियान हो रहे हैं और ये मुज़ाकरात मुसलसल जारी हैं। लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा यानी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो या तो इस बात से लाइल्म हैं या वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि अभी ये 17-18 अप्रैल को उन्होंने ये बयान जारी किया, बल्कि मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि जी भारत के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो तभी शुरू हो सकते हैं जब वो कश्मीर को उसकी साबका हैसियत पर बहाल करे। अच्छा, अब या तो जो हैं अपना वज़ीर ख़ारजा वो लाइल्म हैं या झूठे हैं। अच्छा, झूठे होने की उनका जो है ना वो इम्कान ज़्यादा है इस बात में, इसलिए कि वज़ीर ख़ारजा साहब को इस बात का इल्म है कि जो कश्मीर के ऊपर कुछ चीज़ें ऑलरेडी कुछ कुव्वतों ने तय कर दी हुई हैं या जिनके बारे में बात हो रही है और उसमें अगर सियासी क़यादत जो है वो थोड़ा सी अगर कोई तेज़ तरारी दिखाने की कोशिश करेगी तो पॉलिटिकली उनको पब्लिक की सतह पर शदीद एक धचका लगेगा और एक सेटबैक हो सकता है। इसलिए वो पब्लिक में अपनी फेस सेविंग के लिए झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये जो भांडा फोड़ दिया है कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये मैं को अपने पास से नहीं कह रहा। ये एक ब्रीफिंग हुई है जिसमें बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद थे, मैं बहरहाल उनमें शामिल नहीं था, लेकिन उसको जिस रोज़ ब्रीफिंग हुई इतलात और वाक़यात और चीज़ें तो उसी वक्त मिल जाती हैं, मिल गई, लेकिन एहतियात से काम लिया और मैंने भी और बहुत सारे दूसरे दोस्तों ने भी। और फिर वो फ़हद हुसैन साहब ने इस बात के बारे में पूरी एक तफसीली रिपोर्ट दे दी। वो जो रिपोर्ट है वो आप पढ़ सकते हैं, उसको मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें उससे हटकर भी जो हुई हैं बातें मैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान तजारत का आपको याद होगा एक सिलसिला शुरू हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि जनाब पहले समरी मूवी और उस पर जो उस वक़्त के यानी जो हलाली वज़ीर है ना, यानी वो हलाला करने के लिए आते हैं, मतलब उनको वजारत बेचारों को कभी 1 हफ़्ते के लिए मिलती है, कभी 18 दिन के लिए मिलती है, कभी 24 घंटे के लिए मिलती है। वजारत ख़जाना की बात कर रहा हूँ, ये हमाद अदर साहब। तो उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा जी कि हम भारत के साथ तजारत कर रहे हैं और हम वहाँ से चीनी भी मंगवाएंगे और काटन भी मंगवाएंगे और पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें उन्होंने की। अगले ही रोज़ वफाकी कबीना का इजलास था तो उसमें वो समरी जो है वो मुस्तरद कर दी गई और कह दिया गया कि जनाब ये आपसे किसने कहा। तो माद भोला जा बंदा उन्हें फ़ौरन ही कहता, उन्हें कहा प्राइम मिनिस्टर साहब तुसी मैनू कहा सी कि शामिल करो, ये ताड़े लो समरी आई। तो बहरहाल उस पर ये बात हुई। तो ये जो ब्रीफिंग हुई है ये आप यानी पाकिस्तान की जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह हैं उन्होंने सहाफ़ियों को एक ब्रीफिंग दी है और उसमें बड़ी खुल डुल के बातें हुई हैं, 5-6 घंटे तक मुसलसल बातें हुई हैं और बताने वाले ये बताते हैं कि उन्होंने जितनी बातें की बिल्कुल खुले डुले अंदाज, झटके अंदाज में, किसी कोई लगी लिपटी नहीं रखी और जो उनकी पॉलिसी है या जो वो जिस इशू के ऊपर ख्याल रखते हैं उन्होंने खुल का इजहार किया उसका। और फिर उसमें उन्होंने ये बताया कि जनाब जब उनसे सवाल हुआ कि जनाब भारत और पाकिस्तान के मामला, तो उन्होंने कहा जी कि ये इंटेलिजेंस अदारों की सतह के ऊपर मुज़ाकरात मुसलसल जारी हैं। और ये भी बताया उन्होंने कि दिसंबर 2020 में भारत की तरफ से हमें ये एक ऑफ़र आई थी कि यार सारे मामला जितने भी हैं कश्मीर समेत उन पर एक जामिया गुफ्तगू करें, बजाय इसके कि कभी कश्मीर पे बात करें, कभी किसी दूसरे इशू पे बात करें, कभी कंट्रोल ऑफ लाइन पे बात करें, तो हम इकट्ठे बैठ के सारी चीज़ें कर लेते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि जनाब इसमें किसी तीसरी कुव्वत को नहीं लाते, 2 जने बह के मसला हल कर लेने। तो इस पर पाकिस्तान की क़यादत ने उनसे कहा ठीक है और फिर वो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो मुसलसल इस बात से इनकारी चले आ रहे हैं और उनका कहना है कि जो तक कश्मीर का मसला वो हल नहीं होगा, वो तब तक वो पुरानी हैसियत में बहाल नहीं होगा, तब तक हम इस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन जो उस रोज़ ब्रीफिंग हुई परसों और उसमें जो कुछ कहा गया उसके मुताबिक तो मुज़ाकरात मुसलसल जारी हैं और इंटेलिजेंस अदारों के जो सरबराहान हैं वो उसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं और सारा एक कर रहे हैं, एक होमवर्क, बैकडोर डिप्लोमेसी और सारा कुछ जो है वो चल रहा है।
اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس پر جو سیاسی قیادت ہے اس کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے، ان کو بھی بتایا گیا ہے، اور جو دھچکا لگا یعنی اس کو انہوں نے کہا کہ عارضی دھچکا لگا ہمیں جب سمری جو ہے وہ مسترد کر دی گئی وفاقی کابینہ میں پاک بھارت تجارت کے حوالے سے، لیکن بہرحال ہم نے اس جھٹکے کا توڑ نکال لیا اور اب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہن پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت بھی ہوگی۔ یہ کرونا شرونا ذرا تھوڑا سا اس کی ویو کہیں بیٹھ جائے، تھوڑے دونوں ملک جو ہیں اس سے ذرا نبرد آزما ہو لیں اس وبا سے، تو اس کے بعد چیزیں کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، اب یہ جو معاملہ ہے نا کہ پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے، سیاسی قیادت، منتخب قیادت، جن کو سلیکٹڈ قیادت کہا جاتا ہے، اب ان پر اعتماد لوگوں کا، دنیا کا تو بالکل ہی نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں دنیا تو ان پر اعتماد نہیں کرتی، کیونکہ سب کو پتہ ہے پاکستان کے اندر طاقت کا اصل مرکز کیا ہے، کون ہوتا ہے اصل مرکز۔ اس لیے جتنے بھی سمجھدار سفیر ہیں، وزیر خارجہ ہیں دنیا کے ممالک کے، اور جتنے بھی اہم لوگ ہیں، وہ جا کر آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ عمران خان ال ان کوئی نہیں جاندا، وہ بھائی صاحب اپنے بیٹھ کے آپ ہی اپنے عملہ شاملہ نہ کھیڑتا رہتا اور یہی کہتا رہتا ہے کہ نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، بس وہ اس کو اسی کام کے لیے میرا خیال رکھا ہوا ہے، اور جو اہم ترین معاملات ہیں اس پر ان کی کوئی دسترس نہیں ہے یا ان کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب ان کو اس پر اعتماد میں لے لیا گیا ہے، لیکن بہرحال وہ ان سے ملتا کوئی نہیں جا کے، یعنی امریکی وزیر خارجہ بھی نہیں ملتا، چینی سفیر بھی نہیں ملتا، وہ سارے جا کے جو ہے نا وہ آرمی چیف سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اکثر یہ اخبارات میں ان کی تصاویر چھپتی رہتی ہیں اور ٹی وی پر خبر آتی رہتی ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ظاہر ہے وہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آئی ایس پی آر ریلیز کرتا ہے، تو ٹی وی جو ہے یا اخبارات جو ہیں وہ اس کو شائع کرتے ہیں یا ایئر کرتے ہیں، تو یہ ان کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، اور میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ خام خواہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس صرف اتنی اختیار ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جناب آج نواز شریف کے خلاف آپ نے یہ والا بیان جاری کرنا ہے گل صاحب، اور آج زرداری کے بارے میں یہ کرنا ہے، یا وہ سرتا پاؤں والے نہیں ہیں وہ چیئرمین نیب، ان کو کہہ دیں کہ فلانے نو بلا لو، فلانے نو بلا لو۔ یہ صرف ان کے پاس اتنا اختیار رہ گیا، باقی جو ہے اصل معاملات جو پاکستان کے ہیں، دنیا میں آگے بڑھنے کے، دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کے، دنیا کے ساتھ جو ہے ترقی کی راہ پہ چلنے کے، یا یہ کہہ لیں کہ پاک بھارت اور افغانستان کے ساتھ جو معاملات پاکستان کے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہیں وہ ہمارے آرمی چیف صاحب اور جو دوسرے عسکری ادارے ہیں وہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ بھائی صاحب تے بس بیٹھے نے، بس صرف ایک کو تسبیح ایک کو شاید پڑھی جاندے نے بار بار، نواز شریف چور، زرداری چور، نواز شریف چور، زرداری چور، این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا۔ بہرحال اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ این آر او کس نے دیا نواز شریف کو اور کس نے نہیں دیا، لیکن میں ابھی اس کی طرف نہیں آتا۔ یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان چل رہا ہے، اور یہاں پر جو ڈان میں رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ اس میں وہ فہد حسین صاحب لکھتے ہیں کہ جو ذرائع جن کا وہ حوالہ دے رہے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہاں پر تو بہت سارے ہم نے جہادی ورثہ بنایا ہوا ہے، اور یہاں پہ بڑی ثقافت ہے جہاد کی، اور ہم نے پنیریاں لگائی تھیں، اور یہاں پر تو وہ فصل جوان ہو بھی چکی ہے اور وہ بڑی تناور ہو چکی ہے، درخت بن چکے ہیں، تو اس کا کیا کریں؟ تو وہ جواب یہ ملا کہ جہادی ثقافت ہے یہ اب اثاثہ نہیں ہے، بلکہ یہ اب ایسی کوئی بھی قوت، ایسی کوئی بھی چیز جو کہ جس پر ریاست کنٹرول نہ کر سکے وہ اثاثہ نہیں رہتی، بلکہ ذمہ داری، یا اسے اب اگلا لفظ میں بولنے کو بوجھ بن جاتی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ ان کا ویژن پاکستان کو آگے لے کے جانے کے حوالے سے کیا ہے۔ اچھا، اب یہ جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری باتیں 90s میں
2000 में, 2000 की पहली दहाई में, 2010 से लेकर अब तक बहुत सारे लोग करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने ये कोशिश की, बेनज़ीर साहबा ने, जबकि पहली गवर्नमेंट उनकी आई थी तब 1989 में उन्होंने राजीव गांधी को दावत दी, राजीव गांधी आया, उस वक्त फिर एक तूफ़ान खड़ा कर दिया गया और फिर कहा गया कि जनाब ये तो जो है इंडिया की एजेंट है और इसने कश्मीर का बोर्ड हटा दिया है, इस तरह की बातें की गई। जबकि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उस वक्त जो कहा था वो ये कहा था कि जनाब सार्क ममालिक की तर्ज पे उन्होंने एक आइडिया दिया था कि हमारी करेंसी भी एक होनी चाहिए ताकि हमारा जो है ना तजारत का सिलसिला वो आसान हो सके। ये सारी बातें थी, लेकिन वो सारी सियासी क़यादत जिन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिए कि भारत के साथ तजारत हो, दोस्ती हो, सकाफती मामला हमारे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो, लोग आए जाएं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट किया जाए, वो सारे जिन लोगों ने सिविलियंस जिन्होंने इनिशिएट किया था उन सब को ये कहा गया कि जनाब ये जो हैं पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं, उनको कहा गया ये गद्दार हैं, उनको कहा गया ये सिक्योरिटी रिस्क है। मैं मिसाल देता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। ये उस वक़्त जो बोले थे वो नवाज शरीफ बोले थे, लेकिन जिनके कहने में बोले थे वो हमीद गुल साहब थे। इसी तरह से उसके बाद आप देखें कि जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए 97 में, तो उन्होंने वाजपेयी साहब को लाहौर बुला लिया, यहाँ पे लाहौर डिक्लेरेशन हुआ और फिर एक कारगिल का वाक़या हो जाता है और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत की छुट्टी हो जाती है, वो बेचारे फिर घर चले जाते हैं, बल्कि फिर वो पाकिस्तान से मतलब उनको निकाल दिया जाता है यहाँ से। अच्छा, फिर उसके बाद जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में दोबारा शुरू किया गया, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सका। फिर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, जरदारी साहब ने कोशिश की, तो फिर एक ऐसा वाक़या हो गया जिसकी बुनियाद पर दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई हो गई। फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, फिर पुलवामा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी सियासी लोगों ने, सियासी क़यादत ने इसका इनिशिएटिव लिया, उन्होंने चंगी नहीं हुई। ठीक है, शायद इसी वजह से इमरान खान भी इसका इनिशिएटिव लेने से घबराते हैं। लेकिन ये तो बड़ी अक्लमंदाना बात है जो मैं कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि खान साहब में इतनी अक्ल नहीं है, और मेरा पहला ख्याल जिस पे मैंने पेश किया कि इमरान खान को कोई लिफ्ट नहीं करवाता, मैं उसी पर कायम हूँ। ये वाली जो बात है ना, ये आप इसको जुमला मोतरज़ा के तौर पर ले लें कि इमरान खान जो है वो शायद इसलिए इस तरफ नहीं आते कि जो पहले का हाल होया मेरा भी ना हो जाए। बहरहाल अब चूँकि अदारों के दरमियान और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान और इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान एक बाकायदा इस पर डायलॉग चल रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए और उम्मीद की जाती है कि ये मामला चलता रहेगा और किसी न किसी सतह पर जाकर कभी ना कभी किसी न किसी लेवल पे अगले 2-1 साल के अंदर हालात जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बड़े गुडी हो जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन जो है वो इन दोनों ममालिक के दरमियान हो जाएगी और यहाँ पर लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ यानी कोई आगे नहीं बिखरेंगे, बल्कि स्माइलिंग फेस के साथ एक दूसरे को फेस किया करेंगे। ये सारा मामला है। लेकिन मैं दोबारा उस तरफ आऊँगा कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो उनसे कहते हैं यार शाह साहब तुम झूठ ना बोलो का मतलब सच नहीं बोल सकते, झूठ ना बोलो, कह दो यार मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, ये कोई और काम कर रहा है। अब तो आपको कह देना चाहिए, जबकि सारे सहाफियों ने बुला के उन्होंने दसता है कि यह काम असी कर रहे हैं, तो फिर तो शायद ਤੁਹਾਡਾ गुण बनता नहीं है कि अब आप कहें कि जनाब भारत के साथ तजारत जो है वो नहीं होगी और कश्मीर का मसला हल, इस तरह करे ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ गल करना नहीं बनता। लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और मुज़ाकरात का सिलसिला मुसलसल जारी है। और ये दोनों तरफ से जो अस्करी अदारे हैं और इंटेलिजेंस अदारे हैं उनके सरबराहों के दरमियान या उनके वफूद के दरमियान सिलसिला जारी और सारी है। ये रुका नहीं, ये थमा नहीं। मैं तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोस्ती का कायल हूँ और मैं समझता हूँ कि दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन दोस्ती होनी चाहिए बस, हाँ थल्ले नहीं सी किसी दे लगना। दोस्ती करें
اور دوستی ہمیشہ برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے. دوستی جو ہے وہ کسی کے نیچے لگ کے دوستی نہیں ہو سکتی, پھر وہ مزارت بن جاتی ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی کا مزارہ بنے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دوستی ضرور ہونی چاہیے, اور اس کے لیے جو سلسلہ جاری ہے دعا کرنی چاہیے کہ وہ سلسلہ کسی مثبت نتیجے پر جا کر رکے یا ختم ہو, اور اس کے اچھے ثمرات دونوں ممالک کی عوام کو پہنچے, تاکہ تعلیم, صحت, بنیادی ڈھانچہ دونوں ملکوں کے جو حال نے آپ کے سامنے ہی ہیں. انڈیا میں آکسیجن نہیں مل رہی, ایٹم بم ہونا رکھے ہے بنا کے, ہاں بڑی دیر دا 30-40 سال تو بنا کے رکھے ہے. ہمارے پاس بھی ایٹم بم موجود ہے, لیکن ایتھے بھی آکسیجن کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اس طرح کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ ٹینشن والے نہ ہوں, بلکہ دوستی اور محبت والے ہوں. دعا کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ کسی نتیجہ خیز ثابت ہو, اور دونوں ممالک جو ہیں ان میں دوستی پیدا ہو جائے. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.